हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास पढ़ाई वढ़ाई जम के चल रही है बेटा। फर्स्ट क्लास पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। ओके बेटा, आ जाओ। देखो तो हम लोग का चैप्टर जो प्रेजेंट टाइम में चला बेटा, वो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी एक एपिसोड, एक लेक्चर हुआ है बेटा, जो आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे बहुत अच्छी तरह से। जहाँ तक हो गया है बेटा, उसके आगे की जो हेडिंग है, और यहाँ से मैं बताया था डिटेल में पहला लेक्चर। बेटा इस लेक्चर को पढ़ने के पहले आप पहला लेक्चर जो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जस्ट जहाँ तक हो चुका है ना, ठीक उसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आज इस लेक्चर में बेटा बस 2-4 हेडिंग में, अभी 2 या 3 हेडिंग मैं ले रहा हूँ बस अभी यहाँ पर। तो बेटा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पहले ही पूछा जा चुका है, तो इससे आप समझिएगा कि यह जो फ्लूइड मैकेनिक्स है बेटा, तो मैं आपको बताया था पहले लेक्चर में कि यह 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स है बेटा, पहला जो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बेटा विस्कोसिटी और बर्नौलीज थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर। और एक है हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में बेटा लिक्विड का नेचर प्लस सरफेस टेंशन आता है। यही आपका नए पैटर्न, जो नया सिलेबस बेटा, यही सिलेबस है। तो अब लिक्विड का नेचर हम लोग शुरू किए हैं अभी। पहला लेक्चर जो हम लोग कहा बेटा लिक्विड नेचर की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, जहाँ तक हो गया बेटा ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स भाई SD पांडे SDP सर, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे आई। चलिए शुरू किया जाए। देखो बेटा, अब आज से 5-6 साल पहले ही बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसा समझिएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाँ, भगवान ने करे कि फिर वैसा ही आए जैसे आपके सामने दिख रहा है। हम तो यही चाहेंगे बेटा कि आसान से आसान आए, जिसको आप आसानी से लगा दें। लेकिन एक बात और है बेटा कि जब सभी आसान रहेगा, सभी लोग मार देंगे, तब फिर कैसे फैसला होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर दिए जाते हैं बेटा, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिसाइडिंग होते हैं। तो यह क्वेश्चन बेटा आप जब अनुसार पेपर में देखेंगे तो यह क्वेश्चन किसी साल आया हुआ है बेटा। तो अब यह क्वेश्चन पहले ही अब आपको आ चुका है, इससे आप समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं बेटा। आप P100 फिजिक्स में हैं तो विश्वास करिए कि इससे अच्छा बेस्ट चैनल आपको कोई इंडिया में कोई कहीं आपको मिलेगा नहीं बेटा। और द बेस्ट, अब आप पढ़ करके एक कोई चैप्टर फिनिश करिए बेटा, और उसके बाद पेपर को सॉल्व करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो फिर आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देखा जाए बेटा। एक पहले हम चलते हैं बेटा, इससे थोड़ा सा पहले हम चलते बेटा आसान थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो आ चुके हैं, तो क्या क्वेश्चन है बेटा इधर देखा जाए। तो बेटा क्वेश्चन दिया था कि ये तो आसान वाला क्वेश्चन बेटा, 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। और तो इस लेक्चर में बेटा हम जो आपको देने जा रहे हैं, कुछ हेडिंग है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। शुरू से लेकर के हमारे कहने से बेटा कि शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट देखिएगा, उसके बाद फिर कमेंट में लिखिएगा बेटा कि हाँ सर हम शुरू से लेकर लास्ट पर देखें। और अब क्वेश्चन हमको करना कितना आसान होगा बेटा। आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को फिंगर पे सॉल्व कर सकते हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन बेटा फिंगर पे सॉल्व होगा, मैं दावा करता हूँ। लेकिन यह है कि बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, जैसे पढ़ा जाता है। कॉपी होनी चाहिए हाथ में, पेन होना चाहिए हाथ में बेटा। और अब आइए चलिए स्टार्ट करिए। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आए बेटा तो ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा बहुत ही ठीक ठाक से पढ़ाई करिए। ओके, कम ऑन द पॉइंट बेटा। चलिए देखा जाए। कह रहा है बेटा कि व्हेन टू एलॉय मिक्स्ड, 2 क्वेश्चन सामने बेटा, उसके बाद थ्योरी है। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखिएगा। ये छोटा वीडियो है इन कंपेरिजन बेटा। अभी इसके जस्ट बाद हम दूसरा वीडियो जो बाकी के पोर्शन है, जो बाकी के न्यूमेरिकल है, मैं उसको लोड करूंगा बेटा अभी। तो व्हेन टू एलॉय मिक्स इन इक्वल वॉल्यूम, अब ध्यान देना बेटा क्या कह रहा है यहां पर, इक्वल वॉल्यूम, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 4। तो कह रहा है कि जब उनको इक्वल वॉल्यूम में हम मिक्स करते हैं बेटा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 होती है। कह रहा है कि व्हेन मिक्स बाय इक्वल मास, ध्यान देना बेटा, व्हेन मिक्स बाय इक्वल मास देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 3 पाई जाती है। ये इन कंपेरिजन टू आसान है, उससे आसान है। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो मार दीजिए तुरंत फटाफट मार दीजिए बेटा, कुछ सोचने की बात नहीं है। आइए देखिए अब, और आना ही आना है बेटा, यही सब आएगा। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए अब तो अब कह रहा है कि 2 एलॉय को मिलाएगा बेटा। तो जब उनको कैसे मिलाता है, जब उनको मिलाता है इक्वल वॉल्यूम, जब दोनों का लेता है, 2 एलॉय है, 2 खनिज कोई है तो 2 एलॉय है बेटा। तो जब उनको इक्वल वॉल्यूम में मिलाता बेटा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर की 4 आती है। लेकिन जब उनको इक्वल मास में मिलाता बेटा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 आती है। कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी
ऑफ ईच यानी कि दोनों जो मिलाए गए हैं, पूछ रहा है उसमें पहले वाले का रो 1 मान लिया, दूसरे का रो 2, तो कह रहा है कि दोनों जो मिलाए गए हैं लॉय ना, उनका रो 1 और रो 2 का मान बताओ। अब कैसे करो बेटा, आ जाओ, देखो बहुत ही आसान है। अपना क्वेश्चन तैयार करिए बेटा, एक एक टॉपिक एक एक हेडिंग तैयार करिए ना, एक एक हेडिंग अपना कलेक्ट करिए फर्स्ट क्लास का। देखिए बेटा, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करिएगा, रो मिक्स बराबर क्या होता है बेटा, जो रो मिक्स यानी कि डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बराबर क्या होता है बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये हमेशा फिक्स फार्मूला बेटा, यही फिक्स फार्मूला है, अंडरलाइन कर लो बेटा इसको। अब यह पहले लिखने के बाद तब डिसाइड करना होगा कि जो दिया गया है क्वेश्चन वह कैसे मिलाया जा रहा है। अब कह रहा है इक्वल मास, तो बेटा माना कि पहले वाले की डेंसिटी रो 1 है और मास को इक्वल बोला, तो यहां पर भी वी लिया, यहां पर भी वी लिया बेटा, रो 2 रो 1 वी प्लस रो 2 वी, और अपान V1 प्लस V2 यानी वॉल्यूम बराबर लिया बेटा, इक्वल वॉल्यूम। हम लोग पहले क्या कर बेटा, इक्वल वॉल्यूम। तो बेटा अब होगा क्या, वी कॉमन ले लीजिए और इसको बोला बेटा कितना, बोला है 4। तो बेटा अब यहाँ वी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा 2, तो रो 1 प्लस रो 2 अपान 2 इक्वल टू 4 बेटा। तो देखो, तो रो 1 प्लस रो 2 इक्वल टू 8 आया हो बेटा, यानी कि रो 1 प्लस रो 2 बराबर 8। ये पहला इक्वेशन हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे, अब दूसरी बात बेटा, सिमिलरली अब कह रहा है कि इक्वल मास से जब मिलाया जाता है तब क्या होगा। तो देख बेटा, जब इक्वल मास से मिलाएंगे तो m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2 है ना बेटा, तो m1 प्लस m2। देख बेटा, क्या फिर से सुनिए, रो मिक्स वाला क्या था फार्मूला बेटा, m1 प्लस m2 अपान v1 प्लस v2। तो m1 और m2 जब बराबर हैं तो मान लिया कि m और m है, और v1 का मतलब क्या हो बेटा, m बाई रो 1 प्लस v2 m बाई रो 2 हो गया। अब कहा है, बोला है कि तब 3 पाया जाता है। तो बेटा m और m कॉमन लीजिए, ले लिया, यहाँ नीचे भी कॉमन लीजिए, m से m कॉमन होकर कैंसिल हो गया। और ऐसे मैं सॉल्व करके दिखा दूँ बेटा, देखिए ये 2m हो गया ऊपर, अपान m कॉमन लिया, 1 बाई रो 1 प्लस 1 अपान रो 2, ये आया। m से m कैंसिल करिए, कितना होगा बेटा, 2 अपान रो 1 प्लस रो 2 अपान रो 1 रो 2 लिख सकते हैं, या 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2। क्लियर। तो ये कब हुआ बेटा, इसको सॉल्व किया, देखिए यहाँ पे आया इतना, 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, रो 1 प्लस 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2 है ना बेटा, तो कितना आ जाएगा देखिए, हाँ बेटा कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा हमारा 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 3 रो 1 प्लस रो 2। देखो बेटा ये इतना, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कर दिया, तो 2 रो 1 रो 2 2 रो 1 रो 2 इंटू 3 ना बेटा, 2 रो 1 रो 2 इंटू 3 रो 1 प्लस रो 2 हो गया बेटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए रो 1 रो 2 का बेटा, तो रो 1 रो 2 बराबर कितना हो जाएगा, P1 प्लस रो 2 का मान तो हम लोग को पता ही है कि 8 है, तो 3 इंटू 8 हो गया बेटा, ये इतना 8 है, 3 इंटू 8 अपान 2 हो गया, और आया कितना, 12 आया। ठीक, अब ज़्यादा बेटा, अब रो 1 और रो 2 की वैल्यू आ गई है 12, और रो 1 प्लस रो 2 की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से ही पता है हम लोगों को। तो जानते बेटा, अलजेब्रा का फार्मूला लगा दिया जाए यहाँ पर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अलजेब्रा का फार्मूला लगाइए, देखिए अब, तो रो 1 माइनस रो 2 का होल स्क्वायर आप कितना बेटा, रो 1 प्लस रो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 रो 1 रो 2 हो गया। अब देखिए ना, अब रो 1 माइनस रो 2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितना आएगी, a आ गई 4। ठीक, दे बेटा, तो रो 1 रो 2 बराबर 4 दिया ही था, अब रो 1 रो 2 की वैल्यू यहाँ से आ गई जी, ये वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया जाए बेटा, तो 4 आ जाएगी। अच्छा, अब रो 1 प्लस रो 2 का मान हो गया 8, और रो 1 माइनस रो 2 का मान आया है 4, दोनों को सॉल्व कर दिए बेटा, दोनों को सॉल्व कर दिए, दोनों को सॉल्व कर दोगे बेटा, जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए दोनों का, क्या आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बराबर 12 आया, रो 1 के मान हो गया कितना, 6 आ गया। तो जब रो 1 6 आ गया तो रो 2 बराबर क्या होगा, 8 माइनस 6, क्योंकि दोनों का सम 8 था, तो 8 माइनस 6 2 आ गया। तो आंसर कितना बेटा, 2 and 6। दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता बेटा, अब आपके एग्जाम में केवल यही पूछा गया था, देखिए आपके एग्जाम बेटा केवल यही पूछा गया था
कि देखो बेटा ये फार्मूला पूछा गया आपके एग्जाम में, कई बार केवल एग्जाम में केवल यही फार्मूला पूछा गया है कि जब कभी भी इक्वल मास से मिलाते हैं बेटा, जब कभी भी इक्वल मास मिलाते हैं तब उनका फार्मूला क्या होता है, तो रो मिक्स बार, जब इक्वल मास मिलाते हैं बेटा तो रो मिक्स बार क्या हो जाता है, 2 रो 1 रो 2 अपान रो 1 प्लस रो 2। नहीं भूलेगा आप? हाँ, तो मेन फार्मूला बेटा नोट करिए, जब इक्वल मास से मिलाएंगे। और फिर लीजिए बेटा कि जब इक्वल वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, अभी अभी ऊपर देखा है इक्वल वॉल्यूम, तो इक्वल वॉल्यूम जब होगा तो मिक्स बराबर कितना हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 अपान 2। क्लियर होगा बेटा? तो ये दोनों फार्मूला नोट कर लिए बेटा, इक्वल मास और इक्वल वॉल्यूम। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखो बेटा आगे सब थ्योरी है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया, पहले मैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं तो पहले मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में पूछे गए बेटा वो क्वेश्चन कैसे हैं, बस एक बार देखिए आप उसको। आइए बेटा अब देखिए अगला क्वेश्चन। बेटा अब क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, ये बेटा देखिएगा कि आपको IIT में भी आया हुआ है क्वेश्चन और आपके इसमें भी AIPMT जब होता था बेटा नीट के पहले तब आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो बेटा कुछ साल पहले की बात है। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यह एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक बेटा, जिसका बेस इस तरह से कट किया हुआ है और एक स्फीयर, एक स्फेरिकल रूप में वो कट, जब ऐसे करेंगे कट करेंगे बेटा तो ये सिलेंडर है, जब कट करेंगे तो हाफ स्फीयर बनेगा, जब कट करेंगे उसको तो ये हाफ स्फीयर के रूप में ये कट किया हुआ बेटा बॉटम पर, और वो फिर मेटल है, सॉलिड सिलेंडर है। तो ये सिलेंडर बेटा सॉलिड है, तो ये सॉलिड सिलेंडर है और इसको कट किया है तो ये क्या बनेगा, हाफ स्फीयर बन जाएगा नीचे ना। 3D फिगर में सोचिए, जैसे 3D फिगर में सोचिए, और उसको लिक्विड में डुबाया गया है बेटा, उसको लिक्विड में पूरा इमर्ज किया गया, लिक्विड में डुबाया गया बेटा। और अब आपसे पूछा है कि यदि एच क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, यह कहा है कि ऊपर जो वाटर है बेटा वह है एच, और जो इसकी हाइट है वह है इसकी हाफ h/2, और जो रेडियस बेटा रेडियस है वह इसके ही हाफ है, यानी कि यह इसका हाफ है और यह रेडियस इसका हाफ है। और आपसे पूछा क्या बेटा, तो अब देखिए, अब यह क्वेश्चन तभी कर पाएंगे आप जब पिछला लेक्चर आप हाइड्रोस्टैटिक्स यानी कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर बेटा तैयार हो गया होगा। पूरा विश्वास है मुझे कि जरूर पढ़ डाले होंगे उसको, वह पढ़ डालिएगा तभी इसको पढ़िएगा। पहला लेक्चर हाइड्रोस्टैटिक्स होता क्या है, हाइड्रोडायनामिक्स होता क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या बेटा, ये एकदम बेसिक से स्टार्ट करिएगा। तो अभी पहला लेक्चर दिया हूँ, आज ये दूसरा लेक्चर उसका बेटा, ये छोटा लेक्चर है, अभी 2-4 हेडिंग है बस इसमें, और अभी मैं पूरा लोड करूँगा बेटा अभी। ओके बेटा, तब तक आप इसको पढ़िए। ले बेटा अब यहाँ पे देखिए, अब इस पे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन द थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस। ओके दे बेटा, कह रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है इस पर कितना थ्रस्ट लग रहा है वाटर का, इसका मान बताओ। इस पे लगने वाले थ्रस्ट का मान बताओ। अब ये है आपका क्वेश्चन। क्या तैयार है बेटा? पढ़ चुके हो तो यस, यदि चाहो बेटा, यदि तैयार हो गया हो काफ़ी तो तुरंत पर वहीं पर रोकिए, रोक करके तुरंत सॉल्व करिए। अब कैसे करोगे, आ जाओ, चलो बेटा अब अपना यदि सॉल्व किया बेटा तो आंसर मिलाओ। देखो यहाँ जो ये सरफेस बेटा, पहले मैं मैकेनिज्म समझा दूँ कि हो क्या रहा है। जानते बेटा कि कहीं पर भी थ्रस्ट होता क्या है, तो अभी मैं आगे थ्योरी भी और अभी दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल आ गया है पहले ही, तो अभी और डिटेल करूँगा बेटा। देखो तो अब पहली बात तो थ्रस्ट होता क्या बेटा, तो कहीं पर भी जब हम किसी लिक्विड किसी भी वस्तु को किसी लिक्विड में डुबाते हैं, ओके, तो देखते हो बेटा कि उसके भार में कुछ कमी महसूस होती है ना। लिक्विड के अंदर जब भी कोई भी वस्तु रहती है तो उसका वेट कम हो जाता है। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, बहुत डीप कंसेप्ट कर लीजिए अपना कि कहीं से कुछ भी दिया जाए बेटा, कहीं से कुछ भी दिया जाए तो पक्का समझ लो कि वह सॉल्व हो जाए। मीन्स कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन न, तैयारी का ही मतलब होता है कि इतना बार और इतना ज़्यादा पढ़ डालिए उसको कि कहीं से कुछ भी फंसे नहीं, कुछ भी अध कचरे में न रहे कि इफ बट न रहे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये एकदम हाँ होता है तो होता है, बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। अब चलिए सीखा जाए क्या है। तो जब हम कभी किसी लिक्विड को डुबाते बेटा
तो जो थ्रस्ट फोर्स होता है, बेसिकली कहा जाए कि थ्रस्ट होता क्या है, तो एक शब्दों में आप कहेंगे कि थ्रस्ट वही होता है जब कोई वस्तु लिक्विड में डूबती है तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्या, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि कोई भी वस्तु जितना लिक्विड हटाती है, जितना द्रव हटाती है, हटे हुए द्रव का, हटे हुए लिक्विड का यदि वेट ले लिया जाए, भार ले लिया जाए बेटा, तो जो भार उसका होगा, जो उसका वेट होगा, द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स, या सिंपल शब्दों में कह दिए थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट खुद ही फोर्स बेटा, तो थ्रस्ट, या कहिए कि बुएंट फोर्स, या हिंदी में कहिए उत्प्लावन बल या उछाल बल, तो वह होता है। यानी सीधे शब्दों में बेटा उछाल बल या उत्प्लावन बल या फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स क्या हुआ, तो देखो बेटा क्या हुआ, बुएंट फोर्स लिखते बेटा इसको, या कर लिख सकते बेटा फोर्स ऑफ बुएंसी, या फोर्स ऑफ बुएंसी, या उछाल बल या उत्प्लावन बल बेटा होता है ना, क्या बोलते हैं ये, हाँ देख लेना बेटा, सही लिखे हैं कि गलत लिखे देख लेना तुम अपना बेटा, हिंदी मीडियम वालों के बेटा, उत्प्लावन बल ना बेटा। अब जा देखना, अब ये होता क्या है, तो दे बेटा जब भी कहीं पर कोई वस्तु डुबाते, जैसे मान लो कि यह कोई वस्तु आपने लिक्विड में डुबाया, ठीक बेटा, लिक्विड में डुबाया, यह जितना भी लिक्विड, आप कितना लिक्विड हटाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो कोई भी वस्तु यदि पूरी इमर्स की जाएगी, पूरा मीन्स लिक्विड में डूबी हुई है, तो वह मैक्सिमम कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो मैं कहूँ कि इस पर बताओ कि कितना अब थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, FT थ्रस्ट फोर्स को लिख बेटा ऐसे, थ्रस्ट फोर्स लिखने के लिए क्या करो बेटा, ऐसे F लिख दो और F यहाँ T लगा दीजिए ना, FT थ्रस्ट फोर्स। तो अब ये कितना लग रहा है ना बेटा, ये कितना लग रहा है, तो क्या कहिएगा कितना लगा बेटा, जितना वॉल्यूम ये हटा, तो सपोज करिए कि इस वस्तु का वॉल्यूम था V, लिक्विड कितना होगा बेटा, लिक्विड डेंसिटी मान लीजिए है रो, ओके। तो अब देखना बेटा FT बराबर कैसे निकालोगे, FT इक्वल टू वॉल्यूम तो लिक्विड के बराबर ही हुआ और रो से मल्टीप्लाई किया बेटा, रो से मल्टीप्लाई किया तो V इंटू रो क्या बेटा, डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, घनत्व, लिक्विड का घनत्व, और इंटू G, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ना, इसे क्या कहते हैं बेटा, फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स या उत्प्लावन बल या उछाल बल या थ्रस्ट। तो बेटा तो ये क्या बन गया, यस फोर्स, बुएंट फोर्स, बुएंट ए फोर्स, दिस इज कॉल्ड बुएंट फोर्स, ओके बेटा। तो देयरफॉर दिस इज अ वेरी सिंपल, बाय दिस वे यू कैन डिटरमाइन एनी वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट फोर्स। अब ज़्यादा बेटा, लेकिन अब जब इस तरह का क्वेश्चन होगा, वो तो सिंपल क्वेश्चन के लिए हो बेटा कि अब आप समझ गए कि वह बुएंट फोर्स या ये उत्प्लावन बल होता है, बुएंट फोर्स होता है, फोर्स ऑफ बुएंसी होती है बेटा, वो कैसे निकालेंगे आप। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे बेटा, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे तब क्या करिएगा। अब करना ये होगा बेटा कि यहाँ आप सोचना होगा कि फोर्स कहाँ से लग रहा है। एक तो फोर्स बेटा देखो, जानते हो बेटा कि ऊपर एटमॉस्फेयर P0, ओके बेटा, तो एक तो P0 का फोर्स लग रहा होगा, और प्लस पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, ये बता चुका हूँ। तो उस लेक्चर में आप चाहते हैं कि द बेस्ट 100% कोर्स पे कमांड हो अपना, और 100% IIT और नीट का कोर्स कमांड हो बेटा, जिस स्ट्रीम के हों आप, IIT वाले हैं, नीट वाले हैं, कोई भी हो बेटा। तो यदि चाहते हैं कि 100% फिजिक्स आपकी ग्रिप में हो, मुट्ठी में हो, तो कोई चैप्टर छोड़िएगा नहीं, हर चैप्टर बस को बताइए कि आपको कहाँ पर क्या चाहिए, आपको क्या चाहते हैं रिवीजन कराना, क्या चाहते हैं कैसा न्यूमेरिकल्स बेटा, वो सब आपको मिलेगा P100 फिजिक्स पर। बहुत सारी चीज़ें दे चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो मैं दे रहा हूँ ना बेटा, डेली वीडियो लगभग आ जाते हैं, तो डेली मैं दे रहा बेटा, कोशिश करूँगा कि डेली इधर वीडियो आवे ना बेटा। तो चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर बेटा, तो एक तो यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर,
ओके, अब इसे विषय मैं पूरा डिस्कस कर चुका और लेक्चर दे चुका हूं। इस पर प्रेस कर रहा है और यहां पर बेटा यहां पर फोर्स लग रहा है। सपोज किया जाए कि ऊपर से फोर्स लग रहा है F1 ना, और नीचे से फोर्स लग रहा है F2। इन दोनों का डिफरेंस ही थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है। अब मैं यदि कहूँ कि बेटा कि यहाँ तो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, देखो बेटा यहाँ तो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया बेटा कि थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आएगी कितनी, तो आपने थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू बेटा इतनी कैलकुलेट किया कि F2 इक्वल टू सो मच V रो G होता बेटा, है ना। देखो बेटा तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट बेटा कि F2 इक्वल टू V रो G होता है। मैं यदि आपसे कहूँ, देखो बेटा मैं यदि आपसे कहूँ कि ये बताओ कि थ्रस्ट फोर्स लगता ही क्यों है, मैं कहूँ कि थ्रस्ट फोर्स लगता ही क्यों है, तो क्या कहेंगे। देखो बेटा उसका रीजन क्या है, थोड़ा सा समझा दूंगा और इसका थ्योरी देखिए। जैसे मान लो बेटा कि यह कोई लिक्विड है ना, इसमें किसी भी शेप की कोई वस्तु रखी हुई बेटा, जैसे मान लो कि किसी भी शेप की कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, लिक्विड के अंदर रखी हुई है, इस पे थ्रस्ट क्यों लगता है, क्वेश्चन ये है। आइए थोड़ा सा बेसिक पे चला जाए। तो देखो बेटा लगता क्यों है, तो जानते हो यह जो वाटर का फोर्स बेटा, जानते हो कि कहीं पर भी मैं समझा था ना कि ये हम लोग क्या किए थे कि इस पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बेटा कि एक लिक्विड बीकर लिए थे और उसमें एक पेपर डाले थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्यों प्रोड्यूस होता है। तो देखो बेटा तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी जानते बेटा ना। और यह भी बताया हूँ क्यों प्रोड्यूस होता है, तो रैपिड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ना, रैपिड मोशन ऑफ देखो बेटा तो इस पर चारों तरफ से फोर्स लगते हैं बेटा, देखो चारों तरफ से फोर्स लगते हैं। जो भी यहाँ पर इंटरैक्शन होता है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके मॉलिक्यूल्स बीच में इंटरैक्शन होता है और यह फोर्स प्रोड्यूस, चारों तरफ से फोर्स लगेंगे। अब जानते हो क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यह फोर्स इसलिए ज़्यादा होगा बेटा क्योंकि यह इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वाटर कॉलम लंबा है ना बेटा, इतना है ना, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हुआ ना, तो यहाँ पर यूनिट कोई भी यूनिट एरिया ले लिया जाए तो चूँकि प्रेशर ज़्यादा है और एरिया यदि मान लो बेटा यहाँ पर हम एक एरिया लेते हैं और एक एरिया हम यहाँ लेते हैं, कौन पे किस एरिया पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस एरिया पर लगेगा। क्यों एरिया पर लगेगा फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि यह बराबर होता है P इंटू ए। तो चूँकि देखो बेटा चूँकि यहाँ पर मैं नाम इसको दे दूँ F2, तो देखो बेटा तो F2 बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा P2 इंटू एरिया हम समान ले रहे हैं, तो बेटा तो F2 बराबर क्या होगा P2 इंटू ए हुआ। अच्छा, और यदि मैं यहाँ पे एक लेता हूँ प्रेशर बेटा, यहाँ देखता हूँ कि यहाँ चेक करता हूँ उतना ही एरिया लेके कि यहाँ कितना लग रहा है, तो देखो बेटा यहाँ पर F1 बराबर कितना हो गया, अब इतना ही वाटर कॉलम है ना, यहाँ वाटर स्तंभ की जो लंबाई है बेटा वो इतनी ही है ना, तो प्रेशर कम हो गया ना, तो P1A हुआ ना बेटा, तो यह P1A हुआ। जाहिर सी बात है बेटा कि F2 ज़्यादा है और यह कम है, तो हुआ परिणाम क्या हुआ कि ऊपर का यदि आधा आधा बांट दिया जाए, इसको हाफ हाफ कर दिया जाए, तो ऊपर के जितने भी फोर्स हैं बेटा, टोटल फोर्स जितने भी हैं और नीचे के जितने भी फोर्स हैं, तो ऊपर के फोर्स में देखो बेटा ये नीचे के फोर्स में से ऊपर के फोर्स माइनस किया जाए तो एक डिफरेंस आ जाएगा अच्छा खासा। वही जो डिफरेंस आता है दैट इज द थ्रस्ट, जो डिफरेंस आता है बेटा वही थ्रस्ट होता है। तो यदि ऊपर के फोर्स को मैं कहूँ कि ये F1 है और नीचे के फोर्स में कहूँ कि यह F2 है, तो Ft बराबर मैं कहूँ कि Ft बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे F2 माइनस F1। मीन्स कि दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट व्हाई थ्रस्ट फोर्स और द फोर्स ऑफ बुएंसी और द बुएंट फोर्स प्रोड्यूस्ड, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मीन्स दिस इज द काज ऑफ द बुएंट फोर्स या बुएंसी, फोर्स ऑफ बुएंसी या उत्प्लावन बल या उछाल बल। बेटा यह क्यों होता है, तो अब आप तो बात समझ में आ गई होगी कि इसका बेसिक रीजन क्या है, इसका रूट काज क्या है, इसका मूल कारण क्या है। तो दिस इज द बेसिक रीजन एंड व्हाट इज द नाउ द वैल्यू। अब मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितना यह जब कैलकुलेट करेंगे, हम ऊपर का पूरा फोर्स निकालेंगे, नीचे का फोर्स निकालेंगे, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमको मिलेगा यह, यानी कि यह वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे कि यह लिक्विड, कोई भी डूबा हुआ लिक्विड जो कोई भी वस्तु जब लिक्विड में डुबाते हैं तो वह जितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है उसके वेट के बराबर ही थ्रस्ट फोर्स होता है। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंस से आएगा। तो अब ये याद हो गया हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तैयार हो बेटा, याद हो गया, हाँ भूले नहीं।
जब तक आपको डॉक्टर न बन जाए बेटा, अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना हो जाए, अच्छा IIT कॉलेज न मिल जाए, कुछ भी भूलिएगा नहीं, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा। फिजिक्स सीरियस पढ़ाई के विषय है बेटा, फिजिक्स बहुत सीरियस पढ़ाई के विषय है। हाँ ना बेटा, हंसी मजाक में फिजिक्स नहीं चलता बेटा, बायो चल सकता, फिजिक्स नहीं। हाँ बेटा आ जाओ, हो गया बेटा। अब जब देखिएगा तो ये तो मतलब रीजन रहा। अब चलो बेटा आ जाओ, फटाफट अब आ जाइए। अब देखो बेटा, इतने एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको ये बातें बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो बेटा, ऊपर हमने माना कि जो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है बेटा, ऊपर सरफेस पे नेट फोर्स लग रहा था, वो लग रहा था F1। जो नीचे फोर्स लग रहा था, ये कर्व सरफेस पर फोर्स लग रहा था बेटा F2। तो नाउ यू आर श्योर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट फोर्स। नाउ यू आर श्योर दैट दिस इज द FT, कैपिटल या स्मॉल बेटा कुछ भी लिख दो बेटा। तो FT will be how much? F2 minus F1. F2 minus F1, that will be the force. And now you know that what is the reason behind this. Okay? अब चलो बेटा, अब हमको पता करना है कि F1 की वैल्यू कितनी है। तो आप पढ़ चुके हो, पीछे बता चुका हूं कि यदि यहाँ पर प्रेशर, देखो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि दोनों में होगा, तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम निगलेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर इग्नोर, क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है बेटा। अब देखो बेटा, तो यहाँ पर अब माइंड हियर, अब यह जो वाटर का कॉलम है, इसके कारण से यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा बेटा? F1, दैट इज F1। सिलेंडर बेटा, उसका जो सरफेस होगा, जो बेस होगा, उसका सरफेस होगा जो ऊपर का बेटा, ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर है तो ऐसे होगा ना, सिलेंडर है तो ये शेप होगा ना बेटा, ऐसा बनेगा। नीचे भी ऐसे ही शेप होगा जिसमें से कटिंग की गई बेटा, ये कटिंग की गई जिसमें से, तो देखो बेटा ये ऐसे होगा, इसका रेडियस R दिया ही है, तो एरिया कितनी बनेगी बेटा? पाई आर स्क्वायर, एरिया बन गई पाई आर स्क्वायर। ऊपर प्रेशर माना हमने P है, तो प्रेशर हो गया P बेटा। तो अब F1 बराबर कितना होगा बेटा? F1 बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, और P बराबर कितना बेटा? H रो जी। ये बातें बता चुका हूँ ना बेटा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर कॉलम का प्रेशर कितना होता है? H रो जी। तो H रो जी, तो F1 विल बी हाउ मच? पाई आर स्क्वायर। और सिंस H इक्वल टू 2H, कैपिटल H इक्वल टू बेटा 2H के बराबर है, दिया हुआ है ना यहाँ पे S। एक लाइन पीछे आ जाओ क्वेश्चन में, देखो बेटा, देखिए यहाँ पर स्मॉल h इक्वल टू H, तो H इक्वल टू 2H, तो बेटा कैपिटल H बराबर 2H स्मॉल h। देखो बेटा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 2H इंटू रो जी। क्या पा गया बेटा? F1 की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर H रो जी। ओके बेटा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द F1, this is the final value of the F1, and since you know F2 minus F1 equal to Ft, and therefore what is, you have to find the value of F2, therefore F2 will be yes F1 plus Ft, F1 plus Ft, you have to find the value of Ft. Now since you know that, now you have to find the value of F2, therefore F2 equal to so much, F1 की वैल्यू रख दिया बेटा पूरा, और ये Ft। ओके बेटा, अब आ जाओ, ये तो वैल्यू ऐसा रहने दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर वैसे ही है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, H रो जी वैसे ही है। अब हमको Ft की वैल्यू पता करनी बेटा, Ft है ना, Ft की वैल्यू पता करनी बेटा कि Ft की वैल्यू कितनी है। और जो बेटा इधर Ft के लिए अब इधर चलते हैं। अब जब देखिएगा Ft बराबर कितना हुआ बेटा? फोर्स ऑफ बुएंसी। तो अभी आपने देखा बेटा, ओके माइंड हियर नाउ, देखो बेटा वहाँ से वहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इधर आ जाओ बेटा, Ft के लिए इधर चलते हैं हम लोग। तो बेटा Ft बराबर कितना हुआ? तो Ft को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बुएंट फोर्स। और ये किसके बराबर होता है? अभी फार्मूला देखा आपने बेटा, अभी फार्मूला देखा कि फोर्स ऑफ बुएंसी किसके बराबर होती है बेटा? तो Ft बराबर किसका होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम कितना हुआ भाई? वॉल्यूम कितना हुआ? ये तो F2 यहाँ लग रहा है बेटा, तो यह वॉल्यूम हमको निकालना है, ये इतना वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम निकालना बेटा ना। तो जानते बेटा कि यदि ये पूरा होता बेटा, तो एक वो क्या बनता? स्फीयर बनता, हॉलो स्फीयर बनता। अब उसका वॉल्यूम आता 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब ये आधा है, आधा बेटा डायग्राम में जैसा दिखाया गया आधा है, तो जब आधा है तो 4/3 होता ना बेटा, तो आधा हो गया, 1/2 कर दो उसका, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया। तो दे बेटा कितना हो गया था? पाई आर स्क्वायर H माइनस
2/3, अब ये वॉल्यूम इसका हो गया बेटा कितना 2/3 ना बेटा, देखो तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बेटा, अब हमको वॉल्यूम कौन सा लेना था, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से बेटा, पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये इतना वॉल्यूम, कटिंग वाला वॉल्यूम निकाल दिया जाए, ये इतना वॉल्यूम, तो पूरा हमको पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो जब पूरी वॉल्यूम हमको चाहिए बेटा, ये चाहिए कितना ये लिक्विड हटाएगा, ये देखना है ना। तो देखो बेटा, यदि पूरा न कट किया गया होता तो पूरा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था बेटा उतना वाला लिक्विड डिस्प्लेस करता, लेकिन कट किया गया बेटा, तो जो कट वाला पोर्शन है वो वही वाला वॉल्यूम हमको माइनस कर देना है, और बाकी जो डूबा हुआ पोर्शन है बेटा ये वॉल्यूम निकल जाएगा उस पर। F2 देखो बेटा, यहाँ F2 लग रहा होगा, तो यह जो F2 होगा बेटा, ओके, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ से पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, नो डाउट। पाई आर स्क्वायर बेटा बेस का क्षेत्रफल है, देख रहे हो ना, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और यह हाइट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट बराबर वॉल्यूम होता है। इसमें से कटिंग पार्ट निकाल दिया, बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम आ गया, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, तो बाद में मल्टीप्लाई कर बेटा, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं ना, अब वो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दिया। लाइन नोट कर बेटा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आ चुका आपके एग्जाम में पहले ही, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में IPMT में पहले आया था बेटा। अब जब देखना बेटा, FT बराबर ये वैल्यू आ गई, अब देखना तो अब देखो बेटा आगे, बुएंट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड। अब जो बेटा ये बुएंट फोर्स अपवर्ड काम करा बेटा, अब FT बराबर कितना हो गया, अब चल भाई, अब FT बराबर इतना बेटा, अब R की वैल्यू h/2 दिया हुआ है, R की वैल्यू h/2 दिया बेटा, R की वैल्यू यहाँ पर h/2 कर दो। चलो बेटा आगे, अब इसको सॉल्व करते चले जाओ, FT बराबर की वैल्यू निकाल दो बेटा, पाई आर, दो बेटा R बराबर h/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया बेटा। यहाँ पर अंदर देखिए ये h 2/3 R की वैल्यू बेटा h/2 रख दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रोजी बाहर लगा ही बेटा, ये लाइन नोट करिए, कर लिया बेटा। चलिए अब आ जाओ, अब FT इक्वल टू देखना, पाई एच का स्क्वायर किया बाई 4, यहाँ पर बेटा कितना बचा है h/3, 3h माइनस h 2h/3 बेटा 2h/3 इंटू रो जी, आइए पाई h स्क्वायर बाई 4, 2 से ये कैंसिल होगा बेटा, और देखो बेटा कितना आया, तो FT की वैल्यू आ गई हम लोगों की, FT की वैल्यू आई बेटा π/6h³ रो जी, हो गया। अब आपका यहाँ पर इस साइड में आया है FT और इस साइड में आया बेटा क्या F2, इस साइड में F2, तो F2 अभी, हाँ बेटा FT की वैल्यू मिल गया ना। अब चलो बेटा, अब फिर आ जाओ यहाँ पर, चूँकि F2 माइनस F1 बराबर FT था, हमको चाहिए F2, तो F2 बराबर बेटा F1 प्लस FT, और F1 हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, 2 पाई आर स्क्वायर h रो जी, रखो बेटा नोट करो वैल्यू, ये कर लिया। अब F2 बराबर कितना हुआ देखो, F1 और FT दोनों की वैल्यू रखिए बेटा, F2 बराबर कितना हो रहा है देखिए, 2 पाई आर स्क्वायर h रो जी F1 की वैल्यू, और FT की वैल्यू अभी अभी आई है कितना, π/6h³ रो जी ना बेटा, तो π/6h³ रो जी, इसकी वैल्यू आ गई बेटा, हो गया। अब बस देखिए सॉल्व कर दीजिए, अब सोचिए कि इक्वेशन पहले ही आ चुका बेटा, तो आप अपने स्टैंडर्ड, अपने कंपटीशन के स्टैंडर्ड, अपने मीन्स जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके स्टैंडर्ड को पहचान के उसी लेवल की तैयारी की जरूरत है बेटा, क्लियर। अब हाँ, अब कहीं पर भी फिर वही बात है बेटा कि कहीं पर भी किसी भी कोचिंग सेंटर में जहाँ भी आप पढ़ते हो बेटा, तो अब जैसे जो क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, AIPMT में आए हुए हैं, SPMT में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, दिल्ली PMT में आए हुए बेटा, या MP PMT में आया, केरला PMT में आए हुए हैं, यानी कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं पर भी आए हुए हैं क्वेश्चन, एग्जाम में यदि आए हुए हैं, इसका मतलब की नज़र है उस पर, तो वैसे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए प्रैक्टिस में, उनके जो ऑलरेडी। अब IIT, जितने भी IIT में जैसे बेटा हर साल जो है कम से 6-7 पेपर आ रहे हैं IIT के, अब तो पेपर मिल नहीं रहा है, ऑनलाइन मोड में है बेटा, लेकिन यह है कि जो बच्चे बताते हैं उस तरह से हम पेपर भी 2022 का सॉल्व किए बेटा, तो अभी सारा IIT का पेपर सॉल्व किया हूँ सब, तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जो बच्चे बताते हैं उस हिसाब से जानते हो। अच्छा, बच्चे 100% सही बता नहीं पाते हैं, उनको आसान ही याद रहता है, कठिन वाला क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है। अब डायग्राम बना है तो डायग्राम क्या बताएंगे ना बेटा, तो फिलहाल एक अप्रॉक्सीमेशन लेकर के जो बच्चे बताते हैं उसके हिसाब से पेपर हम लोग तैयार करते हैं।
लेकिन देखो बेटा, तो जो क्वेश्चन पेपर में, जैसे अब मेडिकल में तो बेटा पेपर मिलता है, तो मेडिकल में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो 100% फिनिश आपको कर ही लेना चाहिए। अब वही मैं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूँ बेटा। अब जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं एग्जाम में पिछले 10 साल 15 साल में, सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। अब एक ही पार्ट में तो हो नहीं पाएगा, इसलिए बेटा उस चैप्टर का वीडियो 2-3 वीडियो बनाना पड़ता है उसका, क्योंकि एक पार्ट में तो संभव है नहीं। ओके बेटा, चलो देखो अब यहाँ पे F2 बराबर कितना बेटा, तो F2 इक्वल टू यस वैल्यू पुट किया बेटा, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर, सॉल्व करिए बेटा। चलिए सॉल्व जोड़ते चले जाइए, कैलकुलेशन है बस, करते चले जाइए, करते रहिए, आप करिए अपने मन से। कर रहे हैं बेटा, आ जाइए लास्ट में पहुंचिए, लास्ट में चलो, हाँ कर लेंगे सब, बस सम करते चले जाना है, कुछ करना नहीं बेटा। जो कटे उटे हटा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, एक ही फार्म में स्मॉल एच के फार्म मिलाना है। F2 की वैल्यू है बेटा 2π/3 h³ rho g। यस दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। नोट करिए आंसर बेटा, नोट करिए, बीच का कैलकुलेशन तो कर लेंगे, आंसर नोट करिए 2π/3 h³ rho g। कहीं पर भी आंसर में बेटा कोई डाउट आता है ना आपको, मान लीजिए हमने अभी सॉल्व किया बेटा, तो मान लीजिए अभी कहीं भी कोई डाउट आता है तो तुरंत उसको कमेंट में बता दीजिए बेटा ना। हाँ कुछ भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी लाइन कन्फ्यूज हो, तो वहाँ तुरंत बताइए हमको बेटा। हो बेटा, कर लेंगे आप। हाँ बेटा नोट कर लीजिए, वैल्यू नोट करिए तो आगे बढ़ा जाए अगले पेज पे। हो गया, आ जाओ बेटा अगले पेज पे चलते हैं। चलिए अब जरा देखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही बर्निंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, आ जाओ देखना। अब कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बेटा, लेट ईच साइड एच ना, ये बेटा कोई क्यूबिकल कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, कह रहा है कि लेट ईच साइड इक्वल टू एच, यानी सभी साइड, प्रत्येक साइड इस क्यूबिकल है तो एच है बेटा। तो पी एवरेज, तो अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके बेटा चैप्टर में कि पी एवरेज क्या होता है, किसी एक फेस पर जो लगने वाली फोर्स होती है बेटा, तो वह एवरेज प्रेशर क्या लगता है, जानते बेटा कि ρgh/2 लगता है बेटा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, आप फोर्स निकालते कैसे हैं, तो बेटा प्रेशर आपको मालूम है कि एवरेज प्रेशर पिछले लेक्चर बता चुका बेटा कि हमेशा ρgh होता है। अरे होता कैसे बेटा, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे मान लो बेटा कि इस पर आप निकालना चाहते हैं, कोई फेस ले लिया जाए, मान लीजिए जैसे कि इस वाले फेस पर निकालना चाहते हैं, देखिए यह फेस है बेटा, ये फेस है, यह आप इस पर निकालना चाहते हैं। जो लिक्विड, तो बता चुका हूँ कि इंटरेक्शन कैसे होता है, जो मालिक्यूल्स टकराते हैं अपने लीनियर मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स लगता है। तो बेटा अब ये फोर्स, तो जो फोर्स लगा वो तो बाहर साइड में लगा ना, और इसे कहते हैं बेटा थ्रस्ट, और ये हमेशा किधर होता है, आउटवर्ड, यानी कि जिधर लिक्विड होता है लिक्विड के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है। तो ये आउटवर्ड यानी कि एलॉन्ग द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल उस सरफेस पर, नॉर्मल जिधर होगा बेटा उसी वहीं पर होगा। और जैसे मान लो कि कोई सरफेस ऐसे है, तो टॉपिक बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बेटा, आपको बता चुका हूँ पीछे, यदि बेटा यदि ऐसे है और ये लिक्विड भरा हुआ बेटा, ऐसे है लिक्विड ऐसे, तो नॉर्मल कहाँ पर हुआ, ये ना हुआ नॉर्मल, तो थ्रस्ट कहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ ना, तो एफ टी कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ ना। और जब अब एफ टी का रिएक्शन क्या हुआ बेटा, एफ टी का रिएक्शन, तो आपको सारी बातें ये बता चुका हूँ बेटा, पिछले लेक्चर में सब समझाया हूँ। तो एफ टी का रिएक्शन किधर हुआ, इधर, ये क्या हुआ, एफ टी डैश। अब मान लो बेटा कि यह एरिया, जिस एरिया पे एफ टी लगा हुआ है, तो मान लें कि एरिया है कितना, ए मान लिया जाए, तो अब कहेंगे बेटा कि जो थ्रस्ट फोर्स हुआ या जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हुआ वो कितना हुआ। अब देखो P बराबर क्या हुआ, तो कहेंगे एफ टी डैश अपॉन एरिया, बेटा। तो यह है तरीका कैसे निकालते हैं। आइए अभी इधर आ जाओ बेटा, तो ये वैल्यू कितनी आई, तो ये वैल्यू आई हाफ ρgh, क्यों, ये हाइट है EH और ये है इतना हाफ, तो बताया था आपको शॉर्टकट ना, इंटीग्रेट करके निकाला अभी गया था बेटा, इंटीग्रेट करके निकाला गया था इसको, और फिर मैं बताया था कि इसको सीधे क्या करिए, सेंटर ऑफ मास वाला डेफिनेशन लेकर के बस ऑन द फिंगर सीधे देखते ही जितनी हाइट है उसे आधा कर दीजिएगा। और जब टार्क निकालना होगा तो टार्क में देखे होंगे कि 1/6 आया था ना, 1/6 आया था, 1/6 ρgh³ आया रहा होगा, देखे होंगे पीछे लेक्चर में है बेटा सब कुछ। तो कैसे निकाले थे वहाँ पर देखिएगा बेटा। तो अब हमने ये सरफेस लिया हुआ बेटा, तो इधर इस साइड में लग रहा है, तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ ρgh हो गई बेटा।
नाउ अब देखो बेटा, नाउ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो जानते बेटा कि जो फोर्स होता है वह एवरेज फोर्स बराबर क्या होगा, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया होगी। और देखो बेटा अब ये देखो बेटा, अब एवरेज एरिया बराबर कितनी होगी, तो एवरेज एरिया बराबर कितना होगी बेटा, देखो अब यहाँ पे आ जाओ, तो P इंटू एरिया, एरिया बराबर कितनी होगी बेटा, B इंटू एच। बी इंटू एच का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर तो क्यूबिकल है तो B भी हमारा एच ही होगा, यानी कि एच स्क्वायर कर दिया जाए। देखो बेटा, तो अब फोर्स बराबर कितना होगा, H/2 रो जी, और B इंटू एच या B बराबर एच है तो एच स्क्वायर हो गया, यानी कि फोर्स कितना आ गया, हाफ रो जी एच क्यूब। दिस इज द आंसर। मीन्स कि कभी भी यदि कोई क्यूबिकल कंटेनर है, वेसल है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है, और कह रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, तो आप कैसे निकालेगा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यस, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है बेटा, हाफ रो जी एच क्यूब। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पेज। चलो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अब कह रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। कहीं पर भी जानते हैं बेटा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब भी कहीं पर कोई भी वस्तु, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करती है तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। अब जब देखिएगा, कह रहा कि चेंज ऑफ द प्रेशर विथ डिस्टेंस आर हाइट, यानी कि प्रेशर में चेंज यदि डीपी हो, कितना डिस्टेंस चलने पर बेटा, डीएस डिस्टेंस चलने पर, तो डीपी अपॉन डीएस को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट, पीजी कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट बेटा यानी कि दाब प्रवणता, हिंदी में कहें क्या होगा, दाब प्रवणता, प्रवणता मतलब कि घट रहा हो ना, तो दाब प्रवणता बोले बेटा। प्रेशर ग्रेडियंट dP/dH। अब कैसे, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब वैसे तो इसको इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, लेकिन यह टॉपिक ही है क्या, कि फ्लूइड मैकेनिक्स ऑन द फिंगर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स ऑन द फिंगर मतलब बेटा देखो कैसे बता रहा हूँ कि अब वैसे इंटीग्रेट निकालते बेटा, कहीं कुछ नहीं, देखिए P बराबर रो GH होता बेटा, सीन से जानते हो बेटा कि P बराबर रो GH होता है कहीं पर भी। अब क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एच के फॉर्म में, एच के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब DP अपॉन DH, DP यहाँ, DH वहाँ, DH इधर ला दो, dP/dH बराबर आया रो जी। अब हमको यही फाइंड आउट करना था, क्या करने को, कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, dP/dH का। और इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर का हाइट के साथ वेरिएशन। और यदि इसका ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अब आप मिलाते जाना बेटा कि कहीं पर इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में यदि यह चैप्टर आप पढ़े हुए हों, ऐसे ही पूरी फिजिक्स आपको मिलेगी बेटा। तो मैं छोटा सा याद दिला देता हूं कि कहीं पर भी आप कंपेयर करो बेटा कि क्या ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, और यदि आ गया तो, और आपने जाके कहा फिर इंस्टीट्यूट में कि सर आपने नहीं बताया था, नहीं पढ़ाया था, तो फिर यही कहें अरे छोटा सा चीज़ छूट गया होगा, लेकिन आपका तो एक साल बर्बाद हो गया ना। उनके लिए छोटा है लेकिन आपके लिए तो बहुत बड़ा है ना। आप अपने सपना को देखिए, अपने ड्रीम को देखिए, अपने घर और अपने मतलब परिवार के लोगों का जो इमोशन से जुड़ा हुआ है उसको देखिए, सारी चीज़ें दो बेटा। तो कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लिया जा सकता, कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लिया जा सकता। बात समझ है ना। हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ कितने लोगों का इमोशन से जुड़ा हुआ है उससे, इसलिए बेटा मैं इतनी ज़्यादा डीप में, इतना क्लियर कट और इतनी मेहनत करके मैं आपको देता हूँ, इसलिए क्यों, कई हजार डॉक्टर बनाए हैं बेटा। ओके कम ऑन। तो बेटा तो अब प्रेशर ग्रेडियंट, तो dP/dH विल बी हाउ मच, दैट इज द रो जी। अब देखा जाए बेटा, तो यदि dP/dt यानी कि यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए P और H के बीच में, तो कैसा ग्राफ आएगा। तो देखो बेटा, जानते हो कि एक्चुअली कहीं पर भी हम लिखते हैं बेटा कि P बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है, तो कहीं पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये वाटर है, कहीं पर ये वाटर कॉलम है बेटा, ठीक, और हम यहाँ अभी वाटर के सरफेस पर हैं हम यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पर होंगे बेटा तो यहाँ तो खाली प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अभी। अब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मान लो हम यहाँ पहुँचे, तो अब इतना जितना नीचे आए तो यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया इतना। तो अब यहाँ का नेट प्रेशर कितना हो बेटा, यहाँ का P बराबर जो एटमॉस्फेरिक था सरफेस पर P नॉट प्लस ये तो कितना हाइट हम नीचे आए हुए हैं EH, डेंसिटी क्या है रो H रो इंटू G। तो द नेट प्रेशर एट दिस पॉइंट इज सो मच,
P equal to P naught H rho G. This is the net pressure here. Okay. So now what is the variation of P with H? This has to determine here in this heading. किस रेट से चेंज हो रहा है वो, तो ये तो क्लियर होगा बेटा किस रेट से चेंज हो रहा है, dP by dH. ये रेट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ हाइट, दैट इज द रो जी. सिंस रो इज कांस्टेंट, रो कांस्टेंट है, जी इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि ये क्या बना रहता है बेटा, कांस्टेंट बना रहता है. ओके. और अब देखो, अब P बराबर क्या होता है, तो देखो बेटा P बराबर क्या होता है, P नॉट H रो जी होता है ना बेटा. और लग रहा है जैसे y बराबर mx प्लस सी लग रहा है, जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लग रहा है ना. अच्छा, जहाँ पर C की किसी जगह पर आया बेटा, तो C किसकी जगह पर आया देख रहे हो, C बराबर P नॉट आया हुआ है, C बराबर P नॉट. तो अब देखो बेटा क्या हुआ, C बराबर P नॉट. तो अब देखना बेटा यहाँ पर देखो, देखा जाए किसके बराबर लग रहा है, यम के स्थान पर क्या आया हुआ है, देखिएगा यम के स्थान पर ये डॉट ना बेटा, यम के स्थान पर देखो बेटा रोजी, यम के स्थान पर क्या बेटा, इसको हटा दिया जाए रोजी, तो यम के स्थान पर क्या बेटा आया है, रोजी. ओके. अच्छा देखो बेटा एम के स्थान पर रोजी, तो tan थीटा बराबर क्या शो करा बेटा, रोजी, या थीटा बराबर क्या शो करा, tan इनवर्स रोजी. यस. तो बेटा तो इस ग्राफ में जो थीटा शो कर रहा है बेटा क्या है, यह tan थीटा क्या शो कर बेटा, tan इनवर्स रोजी. और देखिए, और यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए बेटा P और H के बीच, तो ग्राफ कैसा आएगा, जस्ट लग रहा है y बराबर mx प्लस सी, यानी कि स्ट्रेट लाइन. ओके. इंटरसेक्ट करें बेटा, क्योंकि प्लस सी है ना, तो प्लस सी, ये इंटरसेक्शन बता रहा है P नॉट. क्लियर. ओके बेटा, तो ये था हम लोग का टॉपिक क्या, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट. ओके बेटा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक से समझ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे बेटा. क्लियर. हो बेटा, आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं. आ जाओ बेटा, चलिए. अब देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा फास्ट यहाँ पर समझिएगा बातों को बेटा. यह क्वेश्चन देख चुके हैं ना, पिछले लेक्चर में हो चुका है बेटा, एक क्वेश्चन करा चुका हूँ. इसी क्वेश्चन पर देखिए अब इसका एक साल दूसरे साल क्या पूछा गया, आज ये जैसा इसको देखिए बेटा. कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रेशर, ये क्वेश्चन पहले ही करा चुका बेटा और आके एग्जाम में आ चुका है. तो देखिए कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रेशर एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. यस. अब देखिए बेटा, तो अभी पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे कि ये थीटा का मान पूछा था, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया बेटा, कह रहा है कि जहां यह इमिसिबल लिक्विड यानी इंटरफेस, यानी कि दो लिक्विड बेटा, ये ब्लू कलर का लिक्विड, एक रेड कलर का लिक्विड, जहां पर दोनों मिल रहे हैं वहां का प्रेशर बताना है P. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी फैंटास्टिक. अब देखो बेटा रो1 और रो2 का मान क्या है, 2 है, यानी बेटा ये रो2 है और यह रो1 है. इसका मतलब ये है बेटा कि रो1 की वैल्यू जो हो गई ना, यदि रो1 और रो2 बराबर 2 बोला गया है बेटा, यानी कि जो रो1 होगा वह 2 रो2 होगा. तो रो1 की वैल्यू बेटा 2 रो2 दिया हुआ है. तो यदि यहाँ पर देखो बेटा, यदि रो2 का मान कितना हो, रो हो, तो रो2 बराबर, तो रो1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 रो. रो2 बराबर ये रो1 है बेटा, ये रो1 बराबर हो जाएगा 2 रो. रो2 बराबर रो है तो रो1 बराबर ट्वाइस है, 2 रो हो जाएगा बेटा. अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमको बताना है इंटरफेस का प्रेशर पूछ रहा है. अब ऐसे किसी क्वेश्चन को क्या कहते हैं बेटा, देखिएगा ये थीटा का मान निकाला आप सीखे हुए हैं ना, पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू निकाले थे आप, तो इसका कैसे निकाला गया था नहीं सीखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब जब देखना बेटा, तो ये थीटा की वैल्यू सिंस आपको पता है, ओके, जितना एंगल ये होगा बेटा उतना ही एंगल ये होगा. यहाँ पर रो1 और रो2 का रिलेशन दिया हुआ बेटा, यह इंटरफेस और यह स्टडी स्टेट में है. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर दोनों प्रेशर आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर यह बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मीन्स कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों के प्रेशर बराबर होंगे तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी वहाँ पर. अब जब देखना बेटा tan दो बेटा, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं, प्रूफ हो चुका है कि रो1 माइनस रो2 अपान रो1 प्लस रो2 होता है, आपको पता है बेटा ये लाइन. अब बस केवल क्या करिए बेटा, tan थीटा की वैल्यू बताने केवल क्या करिए ना, रो1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 रो माइनस रो2, 2 रो माइनस रो2, रो2 मीन्स रो है बेटा, और यहाँ पर रो1 प्लस रो2 यानी कि 2 रो प्लस रो कर दो बेटा, कर दिया. अब ऊपर क्या आया देखिए, 2 रो माइनस रो यानी रो हो गया, और नीचे कितना है बेटा 3 रो आ जाए.
तो tan थीटा इक्वल टू रो अपॉन 3 रो, यानी कि tan थीटा बराबर आया 1/3। नो प्रॉब्लम। आप पिछला क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तब फिर इसको करने में नहीं कोई प्रॉब्लम होगी बेटा। पिछला क्वेश्चन तैयार है तब इसको करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। होगा बेटा? अब जा देखिएगा आगे। हाँ बेटा चलिए देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा tan थीटा की वैल्यू आ गई। ओके अब आ जाओ बेटा, अब आप h2 डैश का मान निकालो बेटा। अब h2 डैश कहाँ पर है, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे ठीक वैसे ही बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक h2 डैश है। अब यहाँ पर जो जानते बेटा कि जो प्रेशर होता है वह शेप पर डिपेंड नहीं करता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शेप पर डिपेंड नहीं करता। पिछले लेक्चर में कई डिजाइन बनाए हुए थे, याद करो बेटा, पीछे डिजाइन बनाया ना, और सब डिजाइन का प्रेशर हाइट बराबर थी तो बराबर था, नीचे बॉटम पे सबका प्रेशर बराबर था, किसी भी बिंदु पर प्रेशर बराबर है। वह किस शेप का है, शेप पर डिपेंड नहीं करता, ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम। तो देखो बेटा, तो यह वर्टिकल केवल वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करेगा, और वर्टिकल हाइट को क्या माना हूँ h2 डैश, और किसके बराबर होगा बेटा, यह हाइट निकाल दिया जाए, ये हाइट निकाल दिया जाए, दोनों का सम कर दिया जाए, h2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब जा देखिए बेटा, तो वो होगा कितना, h2 डैश पिछले क्वेश्चन में भी ये सॉल्व है बेटा, तो h2 डैश बराबर क्या होगा, r sin थीटा प्लस r cos थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आई है 1/3, इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 1 और ये हुआ 3, यानी कि क्या होगा बेटा, ये हुआ √10। अब इससे यदि देखा जाए तो sin थीटा बराबर 1/√10 लिख सकते हैं आराम से, sin थीटा इस थीटा के लिए 1/√10, और cos थीटा बराबर हो जाए बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/√10 आराम से। अब बेटा h2 डैश बराबर क्या हुआ, तो h2 डैश बराबर r sin थीटा मीन्स क्या बेटा, r/√10 प्लस r 3r cos थीटा की वैल्यू रख दिया बेटा, cos थीटा √3 अपॉन √10 r हो गया बेटा, सम कर दीजिए कितना आ जाएगा, 4r अपॉन √10। पहुंच गया वहां तक? हो बेटा चलिए, अब p एट इंटरफेस, बेटा अब p एट इंटरफेस, अब प्रेशर कितना होता है बेटा, जानते ही हो h रो जी। तो अब हम लोग की हाइट कितनी आई थी बोले हैं हम लोग, h2 डैश, तो h2 डैश इंटू रो जी। अब h2 डैश की वैल्यू हम लोग निकाल चुके बेटा, कितना, 4r अपॉन 10 √10 इंटू रो जी। तो आंसर कितना है बेटा, यस दैट इज द आंसर। देखिए यदि आपने एक क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया हो बेटा, तो उसी पर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। देख रहे हैं कि तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ लेकिन अब ये कैसे निकला बेटा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि यदि यह ना, देखिए अब यदि यह रिजल्ट न याद रहे, मान लीजिए यदि यह रिजल्ट आपको याद है तब तो आप ये एंगल तुरंत बता देंगे कि यह एंगल कितना हुआ, थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है √1 - √2 अपॉन √1 + √2, तुरंत बता दिया आपने। अब यहाँ पर √1 की कुछ भी वैल्यू दे दिया जाए, नो प्रॉब्लम, तुरंत फटाफट आंसर जाए, tan थीटा बराबर √1 - √2 अपॉन √1 + √2, और थीटा की जब वैल्यू आ गई बस तुरंत हाइट ही बताना है, खाली बस हाइट ही बताना है। ये हाइट निकाल दिया, ये हाइट निकाल, दोनों का सम किया बेटा, और उसके बाद में यहाँ का प्रेशर कितना होगा, बस पी जो भी हाइट आया उसमें रो जी से मल्टीप्लाई किया, दैट इज द आंसर। लेकिन अब यदि यह मान लीजिए अभी यही नहीं सॉल्व है, जबकि खुद एग्जाम में आया हुआ है, तो यदि यही नहीं सॉल्व होता तो समस्या हो जाएगी ना। अरे खुद ही इसका साल बड़ा है जानते हैं, लेकिन जब एक बार आंसर आ चुका है, सॉल्व कर चुके हैं, तो आंसर याद रहे, बस वही आंसर मार दीजिए। यदि यही आ गया तो सीधे मार देना, पेन भी नहीं उठाना है बेटा। और मान लीजिए यदि कुछ में उसे ट्विस्ट करके कुछ और पूछ दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से हेल्प कर देगा आपको आंसर निकालने के लिए। ओके नेक्स्ट, चलो बेटा अब जब देखिएगा यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल हेडिंग है, लेकिन हर चीज़ें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है बेटा। जब कभी भी कोई कंटेनर हो तो उसमें बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे। अब इससे ज़्यादा ट्विस्टेड कोई नहीं आ सकता। यदि आप P100 पे पढ़ जाए बेटा तो दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई बना सकता कि जो इससे बाहर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइए देखिए, देखा जाए तो अब जैसे मान लो बेटा कि कोई कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो अब हम जब वो स्टिल पोजीशन में है, यानी कि जब वो रेस्ट में है, तब तो हम सीख लिए कि एक दीवार पर कितना प्रेशर होगा, एक दीवार पर कितना फोर्स होगा, किस हाइट के साथ कैसे वेरिएशन होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, सब सीख लिए। अब क्वेश्चन है बेटा कि यदि वह एक्सेलरेट कर रहा हो ऊपर या एक्सेलरेट कर रहा हो नीचे,
या एक्सेलरेट कर रहा हो हॉरिजॉन्टल में तो क्या होगा, यानी हेडिंग क्या है, एक्सीलरेटिंग कंटेनर। तो जब कभी अब एक्सीलरेटिंग कंटेनर या एक्सीलरेटिंग सिलेंडर या एक्सीलरेटिंग वेसल, अब चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे हॉरिजॉन्टल, तब क्या करोगे, आइए सीखा जाए। चलो अब अभी कौन सा हेडिंग लिया है बेटा, वर्टिकल एक्सीलरेशन। चलिए बेटा आ जाओ, बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, बहुत ही आसान, ऐसा बना देंगे तुमको कि आ जाओ। चलो देखो बेटा, अब यहाँ पर ये बेटा ये कंटेनर हम लोग ले लिए बेटा, यह एक कंटेनर है, ठीक बेटा, यह एक कंटेनर है, ये एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, बेटा। अच्छा सपोज करो कि यहाँ पर यह कोई एक बिंदु ले लिया जाए पी, ए पॉइंट ले लिया कोई यहाँ पर, और सरफेस से हाइट है एच। जब बेटा जब यह एक्सीलरेट करेगा ऊपर ना, तो ये वाला पढ़े हो कि नहीं, थोड़ा सा बता दिया जाओ, सीडो फोर्स, ये पढ़े हो कि नहीं बेटा हेडिंग। तो हम सर्कुलर मोशन में बेटा जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाते हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हूँ, और फ्रिक्शन पढ़ा चुका हूँ। फ्रिक्शन में सीडो फोर्स से शुरुआत ही होती है। तो सीडो फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन में बहुत ही ज़रूरी होता है, और सीडो का कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है बेटा। तो अभी मैं एक वीडियो दिया था बेटा, वह इनर्शिया नॉन इनर्शिया और सीडो पर ही पूरा 100% डिपेंड था। तो आप लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लीजिए पहले, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लीजिए बेटा, और अभी हम आपको 160 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देने वाले हैं बेटा। तो अभी मैं जरूर, अभी जो पहले जैसे इनकम्प्लीट है ना ये सब, तो मैं पहले इसको फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं अभी उसको दूंगा बेटा। लेकिन उसको घबराइएगा नहीं, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास सब दूंगा फर्स्ट क्लास का, फिर से है, तब तक आप पढ़ डालिए उसको। आज जब दूंगा तो और अपडेट हो जाएगा। तो बेटा सीडो फोर्स की जहाँ तक बात बेटा, तो जैसे मान लो कि कहीं पर भी देखो, जैसे मान लीजिए कि यह जो वस्तु है, ये कोई वस्तु है जिसका मास m है, और ये वस्तु बेटा जैसे कोई मास मान लो स्मॉल m है, आप इसको फोर्स लगाए हुए हैं, F फोर्स आप लगाए हुए बेटा। तो जब कहीं पर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, या जो भी बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में होती है, या जिसमें भी डीजल पेट्रोल होता है, या जिसमें भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, यानी कहीं से पावर दिया जाता है बेटा, तो जिसमें इंजन वगैरह लगे होते हैं बेटा, वह सभी वस्तुएं हमेशा इनर्शिया में होती है। और जब कोई देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ, और जो पृथ्वी के संपर्क में हुआ तो ऑटोमेटिक इनर्शिया में है। तो देखो बेटा इसका मतलब ये किस में है बेटा, नीचे वाली वस्तु इनर्शिया में है बेटा। अच्छा अब चूंकि फोर्स लगाए हो तो ये एक्सीलरेट करेगा, मान लो कि ये सरफेस स्मूथ है देखना बेटा, तो यह एक्सीलरेट तो करेगा। अच्छा जब यह एक्सीलरेट करेगा बेटा, तो जब भी कभी भी कोई भी वस्तु इनर्शिया में होती है ना बेटा, एक सेकेंड ना बेटा, जब भी कहीं पर कोई भी वस्तु इनर्शिया में होती है, और यदि वह एक्सीलरेट भी कर रही है, तो उसके ऊपर रखी हुई वस्तु, या उसके संपर्क में रखी हुई वस्तु, या उसके अंदर कहीं भी रखी हुई वस्तु ना बेटा, वो आ जाती है किसमें, नॉन इनर्शिया में ना बेटा, वो आ जाती है नॉन इनर्शिया में। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि एक किसमें आ गया बेटा, नॉन इनर्शिया में आ गई वस्तु। जो वस्तु बेटा नॉन इनर्शिया में आ जाती है ना, वह वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। तो यानी कि जिस इसके पास एक्सीलरेशन कितना था ए, तो ये क्या करेगा बेटा, वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन प्राप्त कर लेती है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, चूंकि मास इसका था m, एक्सीलरेशन पाया उल्टा, तो अब देखो बेटा, तो जब इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो F बराबर m में बन गया ना, यानी कि एक ऊपर वाले पर फोर्स लग गया ना, और यही जो फोर्स होता बेटा, जो अभी बना ये वाला फोर्स ना, F इक्वल टू m में, इसी को कहते हैं बेटा सीडो बेटा, इसी को कहते हैं सीडो फोर्स। तो व्हाट इज दिस सीडो, इस पर बेटा P से शुरू होती है, PSEUDO, तो बेटा इसी को कहते हैं सीडो फोर्स। यानी एक टाइप का सीडो फोर्स, सीडो का मतलब होता है फाल्स, झूठा, यानी कि एक फाल्स फोर्स,
और देखो बेटा, क्यों न्यूटन का लॉ कहता है कि जब तक हम वस्तु जब तक हम कहीं पर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो वस्तु मूव नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर तो ऑटोमेटिक वस्तु इसको छुआ भी नहीं गया, टच भी नहीं किया, फोर्स भी नहीं लगा गया, लेकिन हम नीचे वाले पर लगाए, ऊपर वाला अपने मूव कर गया। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सीडो। क्यों? क्योंकि रियल में फोर्स कोई लगा नहीं, फिर भी मूव कर रहा, फिर भी एक्सीलरेशन आ गया। तो ऐसे एक्सीलरेशन को कहते हैं सीडो एक्सीलरेशन, और फोर्स कहते हैं बेटा सीडो फोर्स। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल्स में करवाया बेटा सीडो पर, तो अब वीडियो में देख लो अच्छी तरह से बेटा। फ्रिक्शन में भी मिलेगा आपको, सर्कुलर मोशन में भी मिलेगा सीडो, और न्यूटन्स लॉ मोशन में भी मिलेगा सीडो बेटा। और एक नया वीडियो भी आया होगा बेटा सीडो का, एक किसी में दिया हो बेटा, वो भी जैसा देख लेना किस में है। लेकिन यहाँ जहाँ बता रहा हूँ वहाँ पर ये पूरा कंसेप्ट है बेटा। ओके, तो फिर आप आ जाओ बेटा, यहाँ पर चलते क्वेश्चन पे अपने फटाफट, थोड़ा सा ये लेक्चर जल्दी से फिनिश करना है। आ जाओ देखना, अब जी देखिएगा इसको। तो ए एक्सेलरेशन से ये वस्तु यदि देखो बेटा वाटर से भरा हुआ है और ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये वस्तु देखो बेटा, जब ये वस्तु ऊपर जाएगी तो अभी अभी क्या सुने हैं आप कि वस्तु के अंदर जो इनर्शिया में हो और एक्सेलरेट कर रही है, तो उसके अंदर जो भी वस्तु होगी, उसके ऊपर जो वस्तु होगी या उसके संपर्क में अगल बगल टच में कहीं पर भी होगी, तो आ जाएगी किसमें? नॉन इनर्शिया में आ जाती है। और नॉन इनर्शिया में रहने वाली वस्तु हमेशा उसी के बराबर का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। अब चलिए, अब देखो बेटा, अब ये कंटेनर किस में हो गया? कंटेनर किस में बेटा? कंटेनर हो गया इनर्शिया में। कंटेनर किस में होता है बेटा? कंटेनर हो गया इनर्शिया में, हो गया बेटा, कंटेनर हो गया इनर्शिया में। और इसके अंदर ना बेटा, इसके अंदर जो लिक्विड है बेटा, इसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड किस में आ गया? वो आ गया ये आ गया नॉन इनर्शिया में, आ गया नॉन इनर्शिया में, आ गया बेटा ना बेटा, ये आ गया नॉन इनर्शिया में। ओके तो बेटा, तो देखो, तो ये कंटेनर है इनर्शिया में और इसके अंदर का लिक्विड बेटा नॉन इनर्शिया में। परिणाम क्या हुआ कि जब नॉन इनर्शिया में होने के कारण वो उतना ही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में पा गया। तो अब देखना, अब देखो बेटा, ये लिक्विड पा गया, जी तो नीचे काम ही कर रहा था, अब यह एक्सेलरेशन पूरे कंटेनर का एक्सेलरेशन है ऊपर, लेकिन यह लिक्विड पा गया एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, नीचे ए एक्सेलरेशन। ओके, और तब क्या होगा बेटा? तो जी का जो रियल वैल्यू हो गई, अब वो हो गई कितना? जी प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर मैं कहूँ प्रेशर कितना हुआ, तो अब जी के स्थान पे जी प्लस ए। देखिएगा फर्स्ट क्लास, पी ए पॉइंट पर प्रेशर बराबर कितना बेटा? एच रो जी होता है ना, लेकिन अब जी प्लस ए आ गया। यस, क्वेश्चन सॉल्व, बस इतने भी क्वेश्चन सॉल्व। और टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए बराबर कितना बेटा? पी ए बराबर पी नॉट एच रो जी प्लस ए, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर बेटा। हो गया, आ जाओ बेटा, अब देखना है यहाँ पर, अब देखना बेटा, अब जस्ट वैसे ही यदि यह नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो सीडो किधर मिलेगा बेटा? सीडो मिलेगा ऊपर। देखिए नीचे जा रहा तो सीडो ऊपर होगा। अब जी चूंकि परमानेंट नीचे रहता है और ये ऊपर गया, तो नेट एक्सेलरेशन हो गया जी माइनस ए। अब क्या हो गया? अब प्रेशर कितना हो जाए बेटा? तो पी ए टोटल कितना देखो यहाँ पर, तो अब पी ए बराबर कितना हो गया? एच रो जी माइनस ए हो गया। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो रही है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एच रो जी होता है, अब जी माइनस ए हो गया। हो गया बेटा, कब? जब नीचे एक्सेलरेट कर रहा था तब। अब बात करें टोटल प्रेशर एक बिंदु पर कितना हुआ, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हाइड्रोस्टैटिक आया, दोनों का सम कर दिया तो टोटल प्रेशर निकल गया। वैसे ही यहाँ पर बेटा देखो, टोटल प्रेशर की बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जोड़ दिया, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्लस ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का सम कर देंगे बेटा, आ जाएगा पूरा प्रेशर, टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए। तो जब कभी भी कोई भी वस्तु बेटा एक्सेलरेट कर रही होती है तो क्या करेंगे आप? चलिए नेक्स्ट, अब बेटा अब बात रही कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा। जब कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो क्या करिएगा, आइए फटाफट देख लिया जाए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रेशर, यानी कि बेटा जब हॉरिजॉन्टल होगा तब क्या करिएगा? वेरी फैंटास्टिक। अब देखो बेटा, सपोज करें कि यह कोई एक कंटेनर है बेटा, यह कोई कंटेनर है, यहाँ पर कोई एक बिंदु लीजिए, ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर, हो गया बेटा, ये वाटर भरा हुआ है, यह हाइट मान लीजिए बेटा कि ये वाई है, ऊपर के सरफेस से जो हाइट ले लिया ये वाई है, और यहाँ से जो ये है हाइट बेटा, ये इस वाल से
ये x मान लिया, यानी कि जिधर वस्तु जिधर एक्सेलरेट कर रही है उस वाले दीवार से, उस वाले वाल से डिस्टेंस उस बिंदु का कितना माना, x मान लिया बेटा। अब देखो बेटा, अब सवाल ये है कि ऊपर की तो हाइट, आप ऊपर का तो प्रेशर, ऊपर की वजह से प्रेशर कितना होगा तो पता ही है कि h rho g। अब इधर से प्रेशर कितना होगा, तो एक्सेलरेशन के कारण जो हमेशा प्रेशर होता है बेटा, उसको याद कर लो तुरंत, पहले याद कर बेटा कि ये P क्या, PA, यानी P एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, रो ए एक्स। याद करो इस लाइन को, पहले प्रूफ बाद में देखना। एक्सेलरेशन के कारण कहीं पर भी यदि बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, लिक्विड एक्सेलरेट कर रहा हो, किधर, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन डेंसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वॉल, जो वॉल एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, पूरी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन आप नापेंगे किधर से नापना, किधर से देखना आपको बेटा, तो आप जिधर बॉडी जा रही है उधर से अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या, पी ए बराबर रो ए एक्स, दिस इज द एक्सेलरेशन, यस होगा बेटा, ये प्रेशर हो गया। अब जा देखना, तो अब इस बिंदु पर बेटा अब होगा क्या कि जानते हो ना कि अब ये अंदर का पूरा लिक्विड क्या हो गया, अंदर का पूरा लिक्विड बेटा आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। नॉन इनर्शिया में होने के कारण अब इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, परिणाम क्या होगा कि यह पीछे शिफ्ट करेगा। तो देखो बेटा, नीचे चूंकि प्रेशर ज़्यादा है ऊपर प्रेशर कम है, तो ऊपर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे कम डिस्प्लेसमेंट होगा। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जैसे जैसे जाओगे प्रेशर घटेगा, और एक्सेलरेशन वाली दीवार से दूर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर बेटा, प्रेशर बढ़ेगा। तो अब इसका शेप कैसा हो जाए, अंदर का जो लिक्विड है उसका शेप कैसा हो जाए बेटा, अब यह ऐसा शेप बना लेगा बेटा, अब ये शेप बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब जा देखना, बिंदु मेरा ये था वहां वाला, तो अब यहाँ दो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं बेटा, एक तो हाइड्रोस्टैटिक ये वाला और दूसरा एक्सेलरेशन से ये वाला, यानी दो प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। परिणाम क्या हो बेटा, अब देखो यहाँ पे नेट प्रेशर कितना हुआ, तो ए बिंदु पर एक P1 वर्टिकल और एक P2 हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल P भी कर दो बेटा और इसको PH कर दो, यानी कि ये एक वर्टिकल प्रेशर और एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर, देयर विल बी टू प्रेशर। फिर क्या होगा देखो बेटा, सीडो एक्सेलरेशन कंटेंट समझ में आ गया आपको। अब देखना, अब इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेज बेटा, ये तो क्लियर हो गया बेटा। यानी कि मैं आपको दो बिंदु दे दूं, एक यहाँ दे दूं और एक यहाँ दे दूं, और कहूँ कि किस बिंदु पर प्रेशर ज़्यादा होगा, भाई सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। एक्सेलरेशन के कारण यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेटिंग वाल से पास में है, एक्सेलरेटिंग वाल से दूर जैसे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि P1 की वैल्यू हर हाल में क्या होगी, बढ़ेगी। अब बेटा तो नेट प्रेशर कितना हुआ वहाँ पर, तो PA बराबर क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P0 Hy रो जी, ये तो वर्टिकल प्रेशर, और AX रो जो अभी बताया ये क्या है, एक्सेलरेशन होगा बेटा। तो बोथ P1 एंड P2 याद रहे हमेशा कि बोथ P1 एंड P2 आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कि दोनों का आपस में कोई भी मतलब नहीं है। और जानते हो बेटा प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे सम हो जानी है। ओके, तो ये है बेटा, ये है कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल, ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा। और अगला पॉइंट है बेटा, कह रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ इक्विप्रेशर लाइन। देखना बेटा, इक्विप्रेशर लाइन, अब अभी अभी जो हॉरिजॉन्टल था बेटा, जिसमें ये कंटेनर हमारा हॉरिजॉन्टल से मूव कर रहा था बेटा, ध्यान दीजिएगा कि यह लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, तो यह इस तरह का शेप, यानी कि जो वाटर का सरफेस होगा बेटा वो ऐसे बना देगा। और यह जो लाइन आती है, ये जो लाइन है ना बेटा, इसी को कहते हैं क्या, इक्विप्रेशर लाइन। यही है बेटा इक्विप्रेशर लाइन, यानी कि इस हर बिंदु पर प्रेशर एक समान होगा। देखो बेटा, हर बिंदु पर प्रेशर समान होगा, देख रहे हैं ना, हर बिंदु पर इसे कहते हैं बेटा इक्विप्रेशर लाइन होती है। अब यहाँ पर यदि मैं बिंदु लूँ A और यहाँ पर बिंदु लूँ B, तो यहाँ का जो प्रेशर हो बेटा, यहाँ का प्रेशर बराबर आप लिख सकते हैं PA बराबर PB। वेरी फैंटास्टिक पॉइंट बेटा, PA बराबर PB, यानी कि कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ पर दोनों जगह प्रेशर बराबर होगा, इसलिए कहते हैं बेटा इक्वी प्रेशर। अब जब देखना बेटा, अब इसको, तो अब यहाँ पर एक बिंदु है A और A है यहाँ पे B, तो साफ साफ लिखा गया बेटा कि PA बराबर PB। यस, यू कैन राइट, बिकॉज द लाइन इज नोन एज द इक्वी प्रेशर लाइन।
एंड यू हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलो बेटा, अब यहाँ पे मैं कहूँ कि जो बेटा अब एक बीच में यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया है C, यहाँ से डिस्टेंस इसकी बेटा x है और ये y, ऊपर से बिंदु लिया हूँ A, यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस इसकी हाइट मान लिया है y। और देखा जाए क्या हो रहा, हम लोग को PC का मान निकालना बेटा। देखना PC, इस बिंदु पर PC का मान कितना होगा बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, PC बराबर होगा यह B, जो भी यहाँ पर रहा होगा B, PB पर जो भी होगा, और प्लस एक्सेलरेशन के कारण जो प्रोड्यूस हुआ है, तो PB पर जो भी होगा एक्सेलरेशन के कारण जो प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन के कारण प्रोड्यूस होता है हमेशा A रो x हो गया बेटा। अब जरा देखना PB बराबर कितना हो गया, PB बराबर हो गया PC माइनस A रो x, PC माइनस A रो x हो गया बेटा। अब जरा देखना, सिंस PC बराबर PA प्लस रो GY, PC बराबर PA प्लस रो GY, क्यों? क्योंकि P और PB दोनों बराबर हैं, तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, डायग्राम में देखिए, PC बराबर, देखो बेटा ये है PC, ये है PC बेटा, और ये है Y। तो अब यहाँ पर जो भी रहा होगा PA है ना, तो जो भी यहाँ पर होगा वह आ प्लस इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा, ये इतना, तो PA और PA Y रो G, तो PA जो भी होगा यस Y रो G। अब देखो बेटा, यदि PB बराबर PC माइनस A रो x है ना, PB का वैल्यू रख दो तो बेटा, PB बराबर देखो बेटा, PB बराबर क्या हुआ PC की वैल्यू रख दो तो यहाँ पे PA रो GY माइनस सो मच। अब देखो बेटा, चूंकि PB और PA तो आपस में बराबर ही हैं, तो दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर दिया जाए, और देख रहे हो कितना आसानी से, देखिए कितना फंटास्टिक आंसर आने जा रहा है, रो GY माइनस रो AX। लेकिन चूंकि दोनों बराबर थे तो कैंसिल हटा दीजिए उनको, रो GY माइनस रो AX आया बेटा। अब जब देखना रो GY माइनस रो AX बराबर कितना हुआ है, 0, दोनों बराबर करिए, देख बेटा दोनों बराबर करिए, रो से रो कैंसिल हुआ बेटा, आया कितना, देख रहे हो y बाई एक्स अपन A बाई G, वेरी फंटास्टिक। और देख रहे होंगे आपको रिजल्ट देखे होंगे कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ बेटा कि tan थीटा कितना होता है, तो अब सीधे रिजल्ट याद रहे, प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। tan थीटा बराबर कितना बेटा, A बाई G, याद करिए सीधे कि ओके, यानी कि अब सीधी सी शब्दों में कहा जाए बेटा, तो यदि कोई कंटेनर है, सीधे शब्दों में यदि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट अवश्य लाने वाला क्वेश्चन बेटा, ये सब सभी क्वेश्चन, सभी इस लेक्चर में बेटा सभी क्वेश्चन वही सेलेक्ट किया हूँ, लेक्चर छोटा है बेटा और सभी क्वेश्चन वही सेलेक्ट किया हूँ। अभी मैं फिर इस बार में अगला पार्ट अभी देने जा रहा हूँ, जो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर होगा। ओके बेटा, तो अभी फिलहाल इसको मैं तुरंत में, थोड़ा जल्दी है बेटा तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो अब यह एक कंटेनर बेटा, और यहाँ पर लिक्विड देख रहे हो ये है, तो कभी भी यदि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया जाए किसी कंटेनर, किसी वेसल, किसी सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ हो, और यदि आप हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, उसका जो मेनिस्कस होता है, यानी कि मतलब उसका जो सरफेस की लिक्विड की जो सरफेस होती है, जो या शेप फॉर्म करता है, वो दिस विल बी द शेप, यह होगा लिक्विड, ऐसे शेप बनाएगा लिक्विड। हमेशा याद रखिए बेटा कि जो यह एंगल बनता है वह थीटा बराबर tan इनवर्स A बाई G होता है, और थीटा इक्वल tan इनवर्स A बाई G होता है। प्रूफ ऊपर है बेटा, अभी देखा आपने, थीटा बराबर tan इनवर्स A बाई G, इसको तुरंत रटिए, रेड पेन से कॉपी में नोट करिए, तुरंत याद करिए, थीटा इक्वल tan इनवर्स A बाई G होता है। डायग्राम बना बेटा और याद करो तुरंत ही, हो गया। ओके बेटा, चलो आ जाओ, और प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ तो यहाँ पर पूरा डिटेल अभी इसका प्रूफ है बेटा, प्रूफ भी अच्छी तरह से जरूर कर लिया, दिमाग में बैठा लिया, प्रेशर कैसे हम ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि PA और PB क्यों बराबर है, सोचिए। यहाँ से फिर देखो बेटा PC और PB में क्या रिलेशन है, निकालिए जल्दी कॉपी में लिखिए, PC और PB में क्या रिलेशन है, PC और PA में क्या रिलेशन है, PA और PB क्यों बराबर है, ये सारे पॉइंट को आप नोट की कॉपी में नोट करिए, क्लियर करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेटा। सब कुछ एक्सप्लेन किया, वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, 2-3 बार समझेंगे, जो भी बोला हूँ बेटा उसको अच्छी तरह से नोट करेंगे, यह सारी लाइन। ओके, कैसे प्रूव किया गया, आइए आगे बढ़ते बेटा अगले नंबर पे। चल बेटा, और हाँ बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब सवाल ये है बेटा कि ये तो हो गया, कंटेनर की बात हो गई। अब यदि कभी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि यह यूट्यूब के शेप में ना, ये जो दो बने हुए हैं, मीन्स जो पाइप लगे हुए हैं, 2 वाटर ट्यूब लगे हुए बेटा, 3, 2 वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल आपस में जुड़ा हुआ है।
शुरुआत में क्या था बेटा कि ये कोई लिक्विड लिया गया जो शुरू में सबकी हाइट बराबर थी। तो बेटा शुरू में कह रहा है कि शुरू में लिक्विड की हाइट बेटा शुरू में कह रहा है कि लिक्विड की हाइट बराबर थी बेटा, यहाँ पर देखो हाइट बराबर है अभी। ये हाइट बेटा b/2 है, यानी कि ये भी b/2 है, ये भी b/2 है, और यहाँ से लेकर दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है b, और ये 0.1 मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए। कह रहा है कि ये इक्वल टू g/2 यदि एक्सेलरेशन दे दूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कह रहा है कि इसका स्टडी स्टेट में इसकी लिक्विड की हाइट कितनी हो जाएगी और इसके लिक्विड की हाइट कितनी हो जाएगी, और मिलाने वाली लाइन कितना एंगल बनाएगी। ये क्वेश्चन नोट करो पहले बेटा। यह b/2 एक्सेलरेशन दिया है a इक्वल टू g/2, कह रहा है डिटरमाइन द हाइट इन द ईच कॉलम। ओके चलो बेटा, एक क्वेश्चन था। आ जाओ, अब जब यह एक्सेलरेशन आप दे देंगे इसको, जब एक्सेलरेशन दे दो बेटा तो जो शेप बना देगा लिक्विड का, ये शेप बनेगा, तो क्लियर हो गए। अब आप अच्छी तरह समझिए बेटा। अच्छा, ये इसका जब बेटा जिधर एक्सेलरेशन होगा तो उधर का फोर्स वहाँ प्रेशर कम होगा। जानते हो कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन वाली दीवार से आगे जाते हो प्रेशर बढ़ता है, फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विड ऊपर उठेगा। तो अब देखो बेटा, इसके जान पहले शुरुआत में यदि यहाँ रहा हो तो इसमें इतना गिरा है, इतना नीचे गया, डाउन हुआ इसमें इतना नीचे, और इसमें देखो बेटा यदि इनिशियल ये रहा हो तो उसमें जितना डाउन हुआ इसमें उतना ही बढ़ा, तो इसमें बढ़ेगा इसमें घटेगा। अच्छा, अब यहाँ मान लो कि अब यहाँ तक है, इसमें अभी लिक्विड इसमें यहाँ तक है बेटा, अब ये शिफ्ट हो गया है, यहीं तक है बस इसमें, और यहाँ तक हो गया है अब यहाँ तक। तो यहाँ सरफेस, ये टॉप सरफेस मिला दो इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कह रहा है कि यह एंगल कितना होगा। यह तो याद रखना हमेशा, इस केस में भी वही फार्मूला, सीधे एक लाइन मारो निशान, इसका आंसर कि tan थीटा हमेशा a/g ही आएगा। यहाँ पर भी तो वही रिजल्ट आएगा जो पीछे भी आया है, तो tan थीटा इक्वल टू a/g, ये तो सीधे निकाल दो, ऐसे ही निकाल दिया बेटा। अब जब देखना, चूंकि a का मान दिया है g/2, तो बेटा a बराबर दिया है g/2, ऊपर a बराबर दिया है g/2, बस देखो फैंटास्टिक रिजल्ट। देखिए बेटा a का मान g/2 रखो, g/2 रख दिया बेटा, g से g कैंसिल हुआ, कितना आया 1/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आया 1 2, ये हो गया √5, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको मानना y, इसको माना x, तो tan थीटा बराबर आया 1/2, और y/x tan थीटा ले सकता हूँ, y/x बराबर 1/2 आया बेटा। तो y बराबर क्या हुआ x/2, यानी कि कितना ऊपर चढ़ेगा लिक्विड, तो डेल्टा वाई करें बेटा, डेल्टा चेंज है ना, ये चेंज है तो डेल्टा वाई, तो कितना लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो डेल्टा x/2, और डेल्टा x पहले कितना था b/2 था, बेटा डेल्टा x पहले कितना था बेटा, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर कितना हो रहा है, डेल्टा y बराबर x/2, ये था हमारे b/2 था पहले बेटा, पहले b/2 था, यह हाफ से लेंगे b/2, x कितना है, एक तरफ x कितना है हमारा, तो हाफ दो बेटा, तो डेल्टा y बराबर कितना हुआ b/4, यानी कि b/4 लिक्विड शिफ्ट करेगा। हो गया। अब जब देखना बेटा, तो पहले से ही था b/2, अब b/4 ऊपर और चढ़ गया तो कितना हो गया 3b/4, मीन्स द नाउ द न्यू हाइट विल बी लिक्विड इन द लेफ्ट हैंड 3b/4 ना बेटा, और इन राइट साइड में कितना हुआ बेटा, तो अच्छा ऐसा क्यों हो रहा बेटा, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहता है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है। और जितना इसके दो बेटा, अब इसका भी b/2 था, तो अब इसमें कितना कमी हुआ b/4, तो b/2 में से b/4 माइनस करो बेटा, तो b/4, यानी बेटा क्या हो रहा है कि इसमें यह b/4 इसमें कम हुआ, नीचे आया, और इसमें b/4 ऊपर गया। ठीक बेटा। अब जा देखना, अब जा दो बेटा आगे, और हाँ बेटा देखिए, अब ये हाइट हो गई हम लोग की कितना 3b/4 हो गई, और ये हो गई ये बेटा ये बची हुई है जो हाइट, या लिक्विड यहाँ रह गया है, अब ये b/4 हो गया। अब कह रहा है tan थीटा, तो tan थीटा में तो वैसे ही भी यदि इससे निकालेंगे तभी वही आंसर आएगा, सीधे मार देंगे तभी वही आंसर आएगा 1/2।
तो हाइट हमसे पूछा था कि लिक्विड में अब नई हाइट क्या होगी बेटा, तो सिंपल सी बात बेटा, अब हाइट जो होगी, अब यहाँ पर जो पहले था b/2 था पहले, अब बढ़ा है कितना b/2 का हाफ यानी कि b/4, अब पूरी हाइट हो गई 3b/4 और इसमें कितनी हो गई b/4, तो आंसर आया 3b/4 और b/4। तो ये है प्रोसेस, कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे, तो बहुत सारे यहाँ पर भी क्वेश्चन है। तो अभी मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ, इनिशियल क्वेश्चन लिया हूँ बेटा, बिल्कुल ही केवल इनिशियल, बिल्कुल बेसिक लिया हूँ अभी। ओके बेटा, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, अगले पेज पर देखा जाए। चल बेटा देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चल बेटा देखिए, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो तो कई बार आपके एग्जाम में आ चुका बेटा। देखिए यह आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बेटा कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले ही आ चुका बेटा, ध्यान देना। देखो, तो हाइट ऑफ द रेजिंग ड्यूरिंग द रोटेशन, बस पेपर बेटो अनुसार पेपर देखिए, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ। तो मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे में प्रूफ है इसका, बहुत बड़े में प्रूफ है। वैसे बेटा फिंगर पर कैसे मारेंगे इसका आंसर, आओ ओथ सिखाते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, यह मान लो कोई बीकर है और बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है बीकर में, ठीक, लिक्विड भरा हुआ है और इसको रोटेट कर रहे हैं। तो जब रोटेशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रहा है बेटा, तो ये बिल्कुल स्टार्ट कर देखना, तो रोटेट कर रहा है बस, और देखो वेरी फैंटास्टिक। अब देखो बेटा, यह इतना ऊपर चढ़ गया लिक्विड इस साइड में, यही पूछता है कि बताओ ये हाइट कितनी है। अरे क्या करना है, मन में सोचो कि ये बेटा अप्रॉक्सीमेटली, ये मान लो कि ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट होगी नहीं, पैराबोला है, ये बनता पैराबोला बेटा, ये जाना पैराबोला बना हुआ है, अभी आएगा प्रूफ करके आएगा। लेकिन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आंसर मारने के लिए, निकालने के लिए बेटा मान लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन है, बस स्ट्रेट लाइन माना, बस क्वेश्चन इस सॉल्व। देखो बेटा थीटा, अब tan थीटा बराबर y/x, देखना जैसा, हाउ मच फैंटास्टिक, बस। हाँ लेकिन ये याद रहे कि पैराबोला से बनता है बेटा, ये पैराबोला है ना। हाँ देखना, अब tan थीटा बराबर y/x, तो tan थीटा क्या ले सकते हैं बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा dy/dx, tan थीटा पर dy/dx होता ही है। तो dy बराबर कितना बेटा, देखो dy बराबर कितना होगा, देखो बेटा dx इंटू tan थीटा, या dy बराबर कितना होगा dx इंटू tan थीटा। tan थीटा बराबर जानते बेटा a/g होता है। देखो क्या कमाल का है, tan थीटा इक्वल टू a/g, कहाँ कहाँ मैं लगा रहा हूँ, और जहाँ लगा रहा हूँ वही आंसर आ रहा है। तो tan थीटा को dx a/g होता है बेटा। अब क्या देखना, dy बराबर, a बराबर जानते बेटा, वाह सर्कुलर मोशन में पढ़े हो ना, a बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन, ए बराबर क्या, लीनियर एक्सेलरेशन, ए बराबर क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ए बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर आर, और आर क्या है मेरा, आर रेडियस के स्थान पे एक्स लिखा हो, तो बेटा एक्स हो गया, और यहाँ है डी एक्स, हो बेटा। अब जा देखना, बस अभी इंटीग्रेट कर दो इसको, वाई बराबर क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बाहर निकाला बेटा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यस दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, मारो निशान फटाफट, प्रूफ हो गया, देखा यही है। अब देखो, अब शॉर्टकट, देखो बेटा शॉर्टकट इससे आसान, वो लंबे में प्रूफ है, लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ की एनर्जी वहाँ की एनर्जी, किताबी भाषा, वो ऐसे पढ़े तो पढ़ते ही रह जाओगे, सीधे सिलेक्शन P100 फिजिक्स। ओके देखो P100 सीधे सिलेक्शन, देखो बेटा बस 2 लाइन किया, इंटीग्रेट किया, आंसर आया। अब इसके बाद हमको तो आंसर चाहिए ना बेटा। अब देखो, यदि यहाँ का पावर जानते हो बेटा, y का पावर 1 है, यहाँ का पावर 2 है, जब भी पावर कभी डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा ग्राफ पैराबोला बनता है। अब देखो, अब पैराबोला उधर घूमता है जिसका पावर कम होता है, तो पावर किसका कम बेटा, y का पावर 1, x का पावर 2, तो यहाँ पर है y और इधर है x, यस ग्राफ किधर घूमेगा, y की तरफ। हमेशा जिसका पावर, जब डिफरेंट पावर हो 2 साइड में, तो ग्राफ हमेशा होगा पैराबोला, और पैराबोला हमेशा उधर घूमता है जिसका पावर कम होता है, तो पावर किसका कम है, y का, किधर घूमेगा, y की तरफ। ओके बेटा, किधर घूमेगा, y की तरफ। आंसर नोट करो जल्दी से, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g, हो गया। चलो, और इसी पर एक क्वेश्चन पूछ दिया, इसी पर एक साल क्वेश्चन आया, क्या, रेडियस ऑफ ए बीकर इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ ए बीकर इज 5 सेंटीमीटर and rotating about its axis with angular speed 4 revolution per second. 4 revolution per second. Determine the height of the liquid rest along the side of the wall. Yes. अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको मौखिक फिंगर पे कैलकुलेट कर लोगे, कैसे, बस यदि ये याद रहे ऐसे, यदि याद होना जरूरी है, याद होना जरूरी, ये एक लाइन में आंसर आएगा, और यदि नहीं याद है तो असंभव, इम्पॉसिबल।
तो हम इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं ना, डेली तुमको बताते क्या पढ़ना है, पढ़ने के बाद बताते बेटा कि अंडरलाइन करो, क्या अंडरलाइन से करने से सिलेक्शन होगा, बस उसको याद करो, पिन पॉइंट पर जाओ जहाँ से आंसर निकलना है। देखो बेटा वाई बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई जी बोला हुआ याद करो, न्यूमेरिकल देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। वाई बराबर हाफ ओमेगा बराबर जानते बेटा 2 पाई एन होता ही है, 2 पाई एन होल स्क्वायर किया, 5 सेंटीमीटर रेडियस बोला बेटा, 5 सेंटीमीटर लगा दिया, अपान जी 10 किया बेटा। चलो वैल्यू पुट करो फटाफट, हाफ 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया बेटा, पाई स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर हो गया, और एक 5 सेंटीमीटर था उसको मीटर में चेंज कर दिया, 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर किया बेटा, नीचे जी 1 10 कर दिया बेटा। वाई बराबर बेटा हाफ, देखो बेटा कट करो, 2 हुआ, कट करो बेटा, पाई स्क्वायर कितना, पाई एन का मान कितना बेटा 4 का स्क्वायर 16 हो गया बेटा, ये 25 हुआ, 10⁻4 हो गया बेटा, नीचे है 10, ठीक, 10 से पाई स्क्वायर का मान 9-10 किलोवाट के आसपास आता, लगभग में करके काट दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, काट दिया। यहाँ बचा है 2 बेटा, यहाँ बचा था 2 हो गया, और ये बेटा यह है 25 में 16 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 25 तो क्या आएगा 400, तो 400 यहाँ हो गया, 2 बचा हुआ था, देखो 2 × 400 और 10⁻4 बेटा, अभी हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर दो, उसका हटा दो, काट दिए, 4 × 2 है बचा हुआ बेटा, 8 आ गया, और 10⁻, अभी 2 बचा हुआ है, तो 8 × 10⁻2 मीटर, यानी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके बस हो गया आंसर, देख 2 लाइन में सॉल्व, देख बेटा 2 लाइन में सॉल्व हो गया, ठीक हो गया बेटा। तो देखो कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन है, यस, तो अंडरलाइन कर बेटा। तो फिर तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक ना बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक, यहीं रोकते हैं बेटा अभी, और जस्ट इसके बाद में अभी जो है पूरा इसका जो मेगा एपिसोड होगा, जो मेगा लेक्चर होगा, मैराथन वाला लेक्चर होगा बेटा, तो पूरा जितने न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं सब में जस्ट अगले वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा बेटा, उसको जरूर देखिए। आई तो छोटा था, मैं थोड़ा सा हेडिंग फिनिश किया बेटा जल्दी की वजह से, इसको फिनिश किया है, इतना फिनिश करिए, और इसके बाद में जो मैराथन वाला आएगा बेटा पूरा कंबाइंड वाला, तो उसे जरूर देखिएगा। अभी हाइड्रोस्टैटिक चल रहा है, हाइड्रोस्टैटिक, इसके बाद में क्या होगा बेटा, तो हाइड्रोस्टैटिक वाले में ही आता है सरफेस टेंशन, और फिर आएगा हाइड्रोडायनामिक्स, और हाइड्रोडायनामिक्स में आएगा बेटा बर्नौलीज थ्योरम वगैरह सब आ जाएंगे ना, विस्कोसिटी बर्नौलीज थ्योरम आ जाएगा, तब वहाँ पर देखा जाएगा। ये सारी पार्ट हम लेते हैं अगले में। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके।